Hello everyone, I am Siddharth Prabhakar and I welcome you all to our YouTube channel, The Legal Thought। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी वो थी कंसिडरेशन पर और आज का लेक्चर है कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। What is capacity to enter into a contract? Capacity to enter into a contract means the competency to enter into a valid contract legally. Capacity का मतलब होता है कि आप competent हैं, legally आप contract में valid entry ले सकते हैं. The capacity to contract binds the party of the contract with a promise to oblige by it. जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होती है वो आपको बाइंड करती है कि आपने जो प्रॉमिस करा है कॉन्ट्रैक्ट में आप उसे निभाएंगे। यही मतलब है कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये पता ही है कि जो कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड एसेंशियल है और जो कि नेसेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। और यही नेसेसिटी सेक्शन 10 में बोली गई है दैट capacity to enter into a contract is that the parties to the contract should be competent to enter into a contract। वो parties जो लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं वही कैपेसिटी होल्ड करती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने की। देखिए अब सेक्शन 11 में कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन डिफाइन है जिसमें बोला जा रहा है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज of the age of maturity according to the law which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। यहाँ पे कैपेसिटी के तीन एसेंशियल्स को डिफाइन किया गया है कि हर वो पर्सन जिसने एज ऑफ मेच्योरिटी अटेन कर रखी हो, जो 18 साल से ऊपर हो, जो लूनेटिक ना हो, साउंड माइंड का हो, जिसका मतलब है उसको कोई मेंटल इलनेस ना हो, और तीसरा एसेंशियल है कि किसी भी लॉ से वो डिस्क्वालिफाइड ना किया गया हो। जैसे कि कोई मर्डरर है जो कि जेल में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी होल्ड नहीं करता, वो लीगली बाइंड नहीं कर पाएगा अगर वो किसी से आउटर वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट करता है क्योंकि वो लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट होने से। देखिए ऊपर वाली डेफिनेशन की वजह से ही ये फोर्थ पॉइंट बोलता है कि बट ओनली सर्टेन पर्सन्स हैव द कॉम्पिटेंसी और द कैपेसिटी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये जो ऊपर डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी होल्ड करते हैं या फिर कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जिसका मतलब कि ये जो तीन कैटेगरी के पर्सन हैं सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाकी सारे जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट माने जाएंगे। और वो तीन कैटेगरीज हैं अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेच्योरिटी, जैसे कि वो एक माइनर हो जो 18 साल से नीचे हो। अ पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसको कुछ मेंटल इलनेस हो जो कि साउंड माइंड का ना हो। एंड अ पर्सन हु हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ, किसी एक्ट किसी स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग कोई ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने अबाइड कर रखा है, डिस्क्वालीफाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो ये तीन कैटेगरी के पर्सन जो हैं वो कैपेसिटी होल्ड नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट करने की या फिर कॉम्पिटेंट नहीं हैं, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आगे समझते हैं व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, हम वो जानेंगे कि वो कौन लोग हैं जो हमने सेक्शन 11 में पढ़े हैं। As per Indian Contract Act, all persons who do not meet the criteria mentioned under Section 11 are incompetent to contract. However, some people are not able to enter into a contract as they are not capable. This includes the following: कुछ लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हैं क्योंकि वो केपेबल ही नहीं है। उन लोगों का एग्जाम्पल जैसे कि अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, राइट, दोज हु आर इनसेन। एक ऐसा पर्सन जिसका माइंड कंट्रोल में ही नहीं है, उसको नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल ही नहीं है। दूसरी हमारी कैटेगरी है सारे 18 साल से कम वाले लोग जो कि अभी माइनर हैं, इन्फेंट हैं। दोज हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। अगर आप किसी भी ड्यूरेशन के लिए इंटॉक्सिकेटेड हैं विद ड्रग्स और एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस और अल्कोहल, तो आप उस ड्यूरेशन में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड होगा क्योंकि आपने अपने होशो हवास में नहीं करा है। आपको उस वक्त पे उसकी क्या राइट थे, क्या लाइबिलिटी थी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो कुछ नहीं पता था, इसलिए क्योंकि आप इंटॉक्सिकेटेड थे।
तो अगर आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग और अल्कोहल हैं तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर करते हैं तो वो वॉइड होगा। तो ये एक डिस्क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है पर्सन हु आर बैंकरप्ट। देखिए, कोई बंदा जिसका दिवालिया हो चुका है, जो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि कंसिडरेशन अमाउंट के लिए जो एक मेन एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसका दिवालिया निकल गया है, राइट। तो वो भी डिस्क्वालिफाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। डिस्क्वालिफाइड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु इज सर्विंग हिज पनिशमेंट इन जेल, तो वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एंड एन एलियन एनिमी, एलियन एनिमी मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया वॉर की सिचुएशन में है चाइना के साथ, तो चाइना के साथ हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो वो एलियन एनिमी हो जाएगा, और यहाँ पे जो इंडियन लॉज हैं वो आपको बार्ड कर देंगे कि आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ये उसी सिचुएशन में होगा जिस सिचुएशन में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि वो कंट्री हमारी एलियन एनिमी है। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो कि बार्ड बाय लॉ हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, और ऐसा क्यों है। माइनर की एक्सप्लेनेशन समझने से पहले एक नज़र ये डाल लेते हैं कि लॉ में क्या गिवन है। सो एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, यहाँ पे मेजर की डेफिनेशन गिवन है, जो बोलती है कि एन इंडियन सिटीजन इज सेड टू हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी अपॉन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब जिसने 18 साल की उम्र क्रॉस कर ली हो, उसको हम मेजर बोलेंगे। अब माइनर की एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। इन इंडिया अ माइनर इज एन इंडियन सिटीजन हु हैज़ नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि क्योंकि माइनर जो होता है वो 18 साल से कम का होता है, वो अनेबल रहता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है वो क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट से जो उसके राइट अरोज हो रहे हैं वो क्या रहेंगे, उसको जो अ, अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करनी है वो क्या हैं। तो उसे अपनी राइट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पता ही नहीं होता कि जो उस अग्रीमेंट से आ रही हैं। इसलिए इन मोस्ट स्टेट्स माइनर्स आर दोज हु आर अंडर 18 years old. They don't have the capacity to make a contract, and if one signs a contract, they can either be void the contract or honor the deal. तो जो माइनर है वो हर स्टेट में 18 से कम ही माना, 18 से कम वाले ही माइनर माने जाएंगे। ठीक है, और सारे माइनर कैपेसिटी होल्ड नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट करने की। पर अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई माइनर था और उसने कॉन्ट्रैक्ट करा अननोइंगली, सामने वाली पार्टी को नहीं भी पता कि वो माइनर है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके एंड पे ये ऑप्शन रहता है, जब वो मेजर हो जाएगा तो वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करके उसे वैलिड कर सकता है, या फिर वो बोले कि जब मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब मैं माइनर था, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता, और वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। हम माइनर को ये कंपेल कभी भी नहीं कर सकते कि वो कॉन्ट्रैक्ट के डील्स को माने, अपनी लाइबिलिटीज जो हैं उसे अच्छे से डिस्चार्ज करे, निभाए, क्योंकि फिर कोर्ट अगर उस माइनर को ये बोलेगी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है और आपको अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी, तो वो माइनर को एनफोर्स कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को बाइंड करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक डिस्क्वालिफिकेशन है। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इज वॉइड एब इनिशियो, राइट। हम आगे इसको और डिटेल में समझेंगे विद केस लॉज। कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, जो कि मैंने आपको बताया, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सी, एंड कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। The result is that a party cannot compel a minor party to perform its part of obligation to performance as mentioned in the agreement. देखिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले बैकग्राउंड आपको उसका चेक करना पड़ेगा। बट किसी तरीके से वो आपको अपनी एज नहीं बताते या फिर एज छुपाते हैं, तो अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और वो माइनर है, तो कोई भी, फिर तो कोई भी पार्टी हो, इवन कोर्ट भी माइनर को कंपेल नहीं कर सकता कि वो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉमिस किया गया था बाय माइनर, वो उसे फुलफिल करे ही करे। ठीक है, क्योंकि अगर कोर्ट एनफोर्स करवाएगी तो फिर वो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर कर रही है एक तरीके से, क्योंकि माइनर अपनी ड्यूटीज, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेगा, तो वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कर रहा है। इसलिए कोर्ट या फिर सामने वाली पार्टी कोई भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे अगर, तो उसे कंपेल नहीं कर सकती, और हमेशा जो ऑप्शन रहेगा उसे ऑनर करने का या फिर उसे वॉइड डिक्लेयर करने का, वो एट द एंड माइनर के पास ही होगा। या तो वो उसे ऑनर करे और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाए,
नहीं तो वो उसे void डिक्लेयर करवा सकता है. In some cases, a contract entered into by a minor's guardian for his or her benefit is valid in the eyes of law. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि माइनर के बिहाफ पे उसके गार्जियन जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर से रिलेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वॉज डन बाय द माइनर्स गार्जियन. सी, यहाँ पे हम इस स्टोरी में नहीं जाएंगे कि अगर माइनर की कॉन्ट्रैक्चुअली शादी करा दी जाती है तो उसके पेरेंट्स का क्या होगा. सी, अगर माइनर की शादी करा दी जाती है और एट द टाइम ऑफ मेजोरिटी माइनर जब मेच्योर हो जाता है और वो कैपेसिटी होल्ड कर पाता है कि उसकी मैरिज हो चुकी है, तो कोर्ट उससे पूछती है आइदर ही कैन क्विट हिज मैरिज, क्योंकि जब उसकी शादी हुई ऑब्वियसली वो माइनर था, नहीं तो वो शादी आगे कंटिन्यू कर सकता है अगर वो चाहे तो. ठीक है, इस केस में हाँ, गार्जियंस को जेल होगी, पर जो गार्जियंस ने माइनर के बिहाफ पे साइन करे और शादी करवाई वो वैलिड होगी. इसका मतलब ये नहीं होगा कि माइनर की जो शादी हुई वो वॉइड थी. वो वॉइड तभी होगी जब माइनर कोर्ट में जाके अपील करेगा कि जो शादी कराई गई वो ज़ोर ज़बरदस्ती से थी और मैं कैपेसिटी होल्ड नहीं करता था समझने की कि क्या हुआ मेरे साथ, इसलिए तब जाके वो मैरिज को हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे. अनटिल अगर कोई कोर्ट केस फाइल नहीं होता और वो शादी को कंटिन्यू रखता है तो उस शादी को वैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा जब माइनर मैच्योर हो जाएगा या मेच्योरिटी अटेन कर लेगा. Minor enter into a partnership contract for his benefit, he will not be held liable for losses incurred. देखिए, माइनर के बिहाफ पे गार्जियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि उस पार्टनरशिप से जितने भी बेनिफिट मिले वो माइनर के फेवर में जाएं, क्योंकि बिजनेस जो है वो बाकी पार्टनर्स चला रहे हैं और माइनर की कैपेसिटी होल्ड नहीं करता. मतलब बिजनेस कैसे चलेगा, क्या रन होगा, क्या उसकी वर्क लाइबिलिटीज रहेंगी, इसलिए जो भी लॉस इनकर होगा माइनर का नहीं होगा, क्योंकि वो माइनर के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है. इसलिए जो लॉस इंकर होगा वो माइनर चाहे तो वो अपने लॉस को वेव ऑफ करवा सकता है, क्योंकि उसका डिसीजन नहीं रहा होगा जब ये लॉसेस आए होंगे बिजनेस में. राइट. पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को बेनिफिट जरूर मिल सकते हैं पर उसे कंपेल नहीं करा जा सकता कि वो भी लॉस इंकर करे. थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर वॉज एंटर इनटू बाय हिज गार्जियन इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर. देखिए, मान लीजिए जैसे आपके दादाजी हैं, उन्होंने किसी लोकल गार्जियन को अपॉइंट कर दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, पर क्योंकि आप माइनर हैं और प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं होगी, तो उस ड्यूरेशन के लिए जो लोकल गार्जियन आपके बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, उससे जितने भी बेनिफिट मिलेंगे या फिर सोर्सेज जनरेट होंगे वो सारे माइनर के फेवर में ही जाएंगे. अगर वो बेनिफिट माइनर को पालने के लिए या फिर उसकी अपब्रिंगिंग में हेल्प कर रहे हैं, वो सोर्सेज उसके वहाँ जा रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी अपहोल्ड होगी. कॉन्ट्रैक्ट सप्लाइंग माइनर्स विद गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर हिज लाइफ. इसमें ये बताया गया है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड एब इनिशियो होता है, पर कुछ केसेस में माइनर के साथ अग्रीमेंट करना या कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड होगा. गार्जियन माइनर के बिहाफ पे किसी से अग्रीमेंट करते हैं तो उससे जितने भी बेनिफिट अराइज होंगे या फिर सप्लाईज आएंगी वो अगर नेसेसरी हैं फॉर लाइफ ऑफ माइनर तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड मान लिया जाएगा, चाहे उसके गार्जियंस भी कर रहे हैं उसके बिहाफ पे. इन सारे केसेस में माइनर के साथ अग्रीमेंट करना वैलिड रहेगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, ये वो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो कैपेसिटी होल्ड नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो हैं पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड. यहाँ पे यही बोला जा रहा है, अ पर्सन who डज नॉट हैव अ केपेबल मेंटल कैपेसिटी. ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को डिफाइन करता है. ऐसा पर्सन जो केपेबल नहीं है मेंटल कैपेसिटी होल्ड करने की, उनका दिमाग वो चीज़ें अंडरस्टैंड ही नहीं करता जो एक नॉर्मल पर्सन करता है, तो उनके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अनलेस इट इज़ फॉर नेसेसिटीज़. अगर उनकी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए या फिर उस फेवर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तभी वो वैलिड है. अदरवाइज़ वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ किए जाते हैं वो सब वॉइड माने जाएंगे. अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया है कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जो ऐसा टेस्ट कंडक्ट कराती हैं जिसमें ये देखा जाए कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में बातें बोली गई हैं, क्या वो बंदा उन बातों को समझता है, क्या उस वर्ड्स के मीनिंग को वो समझ पा रहा है, और अगर समझता है तो क्या उसे वो परफॉर्म करने की क्षमता रखता है. ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं उस टेस्ट में, तभी फर्दर उसे अलाउ किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट में
एंटर करने के लिए। आगे समझते हैं इडियट्स। देखिए, ये वो जनरलिटी वाला इडियट नहीं है, हमने किसी को इडियट बोल दिया तो वो इनकेपेबल है। इडियट एक प्रॉपर डेफिनेशन है। एन इडियट इन मेडिकल टर्म्स, mental retardation is a condition where a person mental age is less than a child under 3 years of age. Therefore, idiots are unable to understand the nature of the contract and it will be void from the beginning. Hence, idiot do not have the capacity to enter into a contract. देखिए, मेडिकल टर्म्स में इडियट उसे बोला जाता है जो मेंटली रिटार्टेड है, जिसकी सोचने की क्षमता एक 3 साल से बच्चे से भी कम है, उसको इडियट यहाँ पे बोला गया है। एंड देयरफॉर किसी इडियट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड होगा, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं रखता कॉन्ट्रैक्ट की नेसेसिटीज़ को समझने की, कॉन्ट्रैक्ट को ही समझने की कैपेबिलिटी उसमें नहीं होती। अब समझते हैं लूनेटिक। अ पर्सन वो इज़ ऑफ साउंड माइंड फॉर अ सर्टेन पीरियड and is of unsound mind for the rest of the period of his life is known as lunatic. When a sound mind enters into a contract with a sound mind that is capable of understanding nature of the contract, it is valid, otherwise it is void contract. मान लीजिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐसा बंदा जो पैदा नॉर्मल हुआ, जो नॉर्मल रहा अपने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से वो अपनी मेंटल कैपेसिटी खो देता है, आगे जाके वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो उन पर्सन्स को लूनेटिक बोला जाता है। और एक साउंड माइंड का बंदा एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो वैलिड इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसकी केपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छी है, वो समझता है सारी चीज़ें। अदरवाइज अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं समझ रहा, वो इनकेपेबल है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अच्छा, इसकी इलस्ट्रेशन बोलती है, ए enters into a contract with B when he is of sound mind. Later, A become unsound mind. The contract is still valid. देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, लॉ ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जो पर्सन है वो साउंड माइंड का होगा। जिस वक्त पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब उसे साउंड माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। अ पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है उस वक्त पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इवन इफ इट इज़ ऑफ टेम्पररी नेचर, मान लीजिए कि आप शराब के नशे में हैं, तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे आप अनसाउंड माइंड के होंगे, आप उसकी कॉन्ट्रैक्ट की असेंशियल उसके नेचर्स को समझ ही नहीं सकते, मेंटली इनकेपेबल हैं उस वक्त पे कॉन्ट्रैक्ट की नेचर को समझने के लिए। इसलिए आप वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोलते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड माइंड से किया जा रहा है। अगर किसी भी पर्सन ने साउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है तो उसे हम वैलिड कहेंगे। अब आगे समझते हैं। मैंने ये पॉइंट लास्ट एग्जांपल के थ्रू शायद क्लियर कर दिया है, पर मैं फिर भी फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल slash drugs may or may not be valid if a person is so intoxicated at the time of entering into contract that he is not in a position to understand the nature and consequences, then the contract is void. However, if he can understand the nature of the contract, it will be enforceable and is considered that he is in the capacity to enter into a contract. वही चीज़ कि अगर एक बंदा जो इतना इंटॉक्सिकेटेड हो रखा है, वो इतना शराब के नशे में है कि वो कुछ नहीं समझ रहा, तब उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट करा होगा उसको वॉइड डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुआ, अब वो उस पोजीशन में ही नहीं था कि वो उसके नेचर को या फिर उससे अराउज होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके। इसलिए पर अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम करी है, पर आप अभी भी साउंड माइंड के हैं, अभी भी आपके जो सेंसेस हैं वो काम कर रहे हैं, और आप कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल, उसके नेचर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सारी चीज़ें समझते हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि एट that time you have that mental capacity to enter into a contract. Even if you are intoxicated, that doesn't matter because you are मेंटली केपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तब आप क्योंकि ये सोचने की क्षमता रखते हैं, उससे जो जितने भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो भी कॉन्ट्रैक्ट की होंगी वो आपको समझ आएंगी, उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे वो भी आप समझ रहे हैं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसे वैलिड मान लिया जाएगा। आगे समझते हैं।
इसकी इलस्ट्रेशन बोलती है ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है जब वो ड्रंक होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ए पे लाई करेगा कि वो कोर्ट में ये प्रूफ करे कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ तब वो इतना इंटॉक्सिकेटेड था कि वो क्षमता रखता नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और बी जो था वो अवेयर था उसकी कंडीशन से, उसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट में आया ए के साथ। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन ए। अगर वो इस चीज़ को प्रूफ कर देता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए ने प्रूव कर दिया कि वो इनकेपेबल था कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझने के लिए उस वक्त पे, बिकॉज ही वॉज ड्रंक। थर्ड टाइप के पर्सन जो कैपेसिटी होल्ड नहीं करते वो होते हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। उनका फर्स्ट टाइप है फॉरेन एनिमी। अ फॉरेन एनिमी इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री विद विच इंडिया इज एट वॉर। यहाँ बताया गया है कि फॉरेन एनिमी कोई भी एक्स कंट्री का सिटीजन हो सकता है, और उसे हम फॉरेन एनिमी इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया उस कंट्री के साथ वॉर पर है। एनी कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर विद अ फॉरेन एनिमी आर वॉइड। किसी भी कंट्री के साथ जो एक फॉरेन एनिमी है हमारी, उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे। एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ अ फॉरेन एनिमी शैल बी ट्रीटेड एज फॉरेन एनिमी अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर अगर कोई भी इंडियन सिटीजन किसी फॉरेन टेरिटरी में रह रहा है जिसके साथ इंडिया वॉर पर है, तो उसके साथ भी किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, क्योंकि उसे भी हम फॉरेन एनिमी की तरह ट्रीट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर द वॉर पीरियड आर आइदर डिसॉल्व इफ दे आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और रिमेन सस्पेंडेड एंड रिवाइव आफ्टर द वॉर एंड्स। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो वॉर पीरियड से पहले बनाए गए हैं वो या तो डिसॉल्व हो जाएंगे अगर वो हमारी कंट्री के पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, नहीं तो वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे उस वक्त तक जब तक वॉर ख़त्म नहीं होती। और जैसे ही वॉर ख़त्म होती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आ जाती हैं दोनों कंट्रीज़, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव हो जाएगा। देखिए इस इलस्ट्रेशन में बोल रहा है ए अ पर्सन ऑफ कंट्री वाई orders the good from country X. The goods are shipped and before they can reach Y, country X declare the war with Y. The contract between A and B becomes void. क्योंकि A ने X कंट्री के गुड्स मंगवाए हैं और X कंट्री जो है वो वॉर डिक्लेयर कर देती है हम Y की कंट्री के साथ जहाँ पे X रहता है, इसलिए A और B के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस कंट्री से वो गुड्स मंगाए जा रहे हैं वो कंट्री का वो पर्सन एक फॉरेन एनिमी हो जाएगा। कॉन्विक्ट अ पर्सन who is convicted of any offense is incompetent to enter into a contract. However, he will regain his capacity after the completion of his punishment. कोई ऐसा बंदा जिसने कोई ऑफेंस कमिट करा हो वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज पनिशमेंट उसकी जो कैपेसिटी है वो वापस आ जाती है, वो रीगेन कर लेता है अपनी कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। पर सिर्फ कंडीशन यही है कि कन्विक्टेड पर्सन को अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसकी एलिस्ट्रेशन बोलती है ए जब तक जेल में है तब तक वो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करता है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर अगर वो जेल से छूटने के बाद अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड होगा इन द आइज ऑफ लॉ। इंसॉल्वेंट एन इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट अगेंस्ट whom एन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हैज़ बिन फाइल्ड इन द कोर्ट। लॉ के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा अगर कोई बंदा एक इंसॉल्वेंट पर्सन है या फिर उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फाइल हो चुकी हैं, तो क्योंकि वो पर्सन के पास कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करने का हक नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं बची, तो ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कंसर्निंग दैट प्रॉपर्टी। वो उस प्रॉपर्टी को बेचने का, मॉर्टगेज करने का, किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट अब उसे इंसॉल्वेंट क्योंकि डिक्लेयर कर चुका है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी पे राइट रखता ही नहीं है अब, और ना ही उससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फॉरेन सॉवरेंस इंडिया में जितनी भी फॉरेन सॉवरेंस हैं, जैसे कि जितनी भी एम्बेसीज हैं, इंडियन कोर्ट उन एम्बेसीज के पर्सन्स को सू नहीं कर सकती या फिर उनके खिलाफ कोर्ट केस फाइल नहीं किया जा सकता,
क्योंकि वो एम्बेसडर्स फॉरेन कंट्री के होते हैं, इसलिए उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल इम्यूनिटी मिली होती है इन इंडिया। और अगर फिर भी उनके अगेंस्ट में कोई केस फाइल आपको करना भी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लगेगी। पर उन फॉरेन सॉवरेन के पास ये राइट ज़रूर है कि वो थर्ड पार्टी जो कि इंडिया की रेजिडेंट हो उसके खिलाफ कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं, पर उनके ऊपर कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कराई जा सकती इंडियन कोर्ट्स की, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्चुअल इम्यूनिटी ग्रांट होती है इंडिया से। अब आता है कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेंसी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। वो ऐसे पर्सन जो किसी और के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हों। According to Indian Contract Act 1872, one person can appoint another person who will enter into a contract with a third party on his behalf. The person in this example is known as the principal and the other person will be known as employed agent. यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डेंस में कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि वो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करे, और जो पर्सन के नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पार्टी को बोला जाएगा प्रिंसिपल, और जो उसके बिहाफ पे अपॉइंटेड पर्सन होगा जो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो होगा एजेंट। किसी भी पर्सन को हम एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, पर अ माइनर और अ पर्सन विदाउट साउंड माइंड, लूनेटिक, इन्फैंट, इडियट, इनमें से कोई भी पर्सन या तो वो माइनर हो या फिर वो अनसाउंड माइंड का हो, उनको हम लाइबल हेल्ड कर ही नहीं सकते। किसी भी केस में माइनर और अनसाउंड पर्सन को डायरेक्टली लाइबल हेल्ड तो करा ही नहीं जा सकता। तो एजेंट हम किसी को भी बना सकते हैं, माइनर को भी, लेनोटिक पर्सन को भी, पर वो लाइबल नहीं होंगे। एजेंट्स को आप एक्सप्रेसली भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, जैसे कि आपने या तो उनके साथ ओरली उन्हें बोल दिया हो कि आप मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आइदर आपने राइटिंग में एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट करा हो। नहीं तो इम्प्लाइड ऐसा कि कोई फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपको दिक्कत नहीं होती, आप भी उस अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट से अग्री करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, तो उसे इम्प्लाइडली कंसेंट मान लिया जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। सो द फाइनल पार्ट इज केस लॉज अंडर द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा सबसे पहला और सब बहुत ही लैंडमार्क केस है मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष। सो इस केस के फैक्ट्स ऐसे थे कि जो डिफेंडेंट दामोदर दास घोष था वो एक माइनर था, और उसने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो लेंड करी थी ब्रह्मदत्त को अगेंस्ट ₹20,000। ब्रह्मदत्त ने एक लॉयर अपॉइंट करा था जिनका नाम केदारनाथ था, जो उनके बिहाफ पे एज एन एजेंट एक्ट कर रहे थे। और दामोदर दास घोष एक माइनर है जिनके साथ उनका क्लाइंट लेंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये मिस्टर केदारनाथ को ये बात पता थी थ्रू लेटर सेंड बाय हिज मदर। दामोदर दास की माँ ने लेटर भेजा था मिस्टर केदारनाथ को ये बताते हुए कि उनका बेटा माइनर है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। इस फैक्ट से मिस्टर केदारनाथ अवेयर थे और ब्रह्मदत्त को भी ये बात पता थी। और जो उस मॉर्टगेज डीड में डिक्लेरेशन थी दामोदर दास को, उसको उस डिक्लेरेशन में 18 साल से ऊपर का माना गया था। जो डिफेंडेंट की मदर यानी कि दामोदर दास घोष की जो मदर होती हैं, वो ये केस फाइल करती हैं इस ग्राउंड पे कि उनके बेटे द्वारा जो मॉर्टगेज डीड जो एग्जीक्यूट हुई थी वो वॉइड है, क्योंकि उनका बेटा तब माइनर था। और इसलिए इसलिए जो प्लेंटिफ ने रिकवरी का सूट फाइल करा है उनका रिलीफ उन्हें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो केस वो फाइल कर रहे हैं वो वॉइड एब इनिशियो था, क्योंकि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ही एक माइनर के साथ करा था। सो द रिलीफ सॉट बाय द डिफेंडेंट वॉज ग्रांटेड। दामोदर दास के फेवर में ये केस हुआ क्योंकि वो माइनर थे और ऑब्वियसली माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। एंड अपील वॉज मेड बिफोर द कैलकाटा हाई कोर्ट बाय द एग्जीक्यूटर्स ऑफ ब्रह्मदत्त। द सेम वॉज रिजेक्टेड। ब्रह्मदत्त ने इस केस के लिए अपील फाइल करी कैलकाटा हाई कोर्ट में, जो कि रिजेक्ट कर दी गई। फिर उस अपील के बाद जो रिजेक्ट हुई, उन्होंने एक फर्दर अपील करी प्रिवी काउंसिल में, और प्रिवी काउंसिल ने ये बोला कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ वॉइड एब इनिशियो होता है, शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट वॉज वॉइड। Then the Section 7 of the Transfer of Property Act 1872 states that the person competent to enter into a contract is competent
टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये बोलता है कि वही पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए कॉम्पिटेंट माना जाएगा जो कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कॉम्पिटेंट माना जाए। Therefore, the mortgage executed by the defendant is void. However, if a minor enter into a contract and commits part of its obligation, the other party may be forced to perform and fulfill its obligation, and in such cases, the contract is legally enforceable. मैं आपको बता चुका हूँ ये बात कि अगर willfully कॉन्ट्रैक्ट माइनर करता है और अपनी सारी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करता है तो वो दूसरी पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहे, पर कोई दूसरी पार्टी माइनर को ऑब्लाइज नहीं कर सकती कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आई है उनके साथ, तो माइनर को वो काम करना ही पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। दूसरी पार्टी के सामने वो माइनर को कंपेल नहीं कर सकते क्योंकि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वो ज़बरदस्ती माइनर से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे। पर माइनर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में है और वो अपना पार्ट पूरा परफॉर्म करता है और अगर सामने वाली पार्टी भी अपना पार्ट पूरा परफॉर्म करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा, उसकी वैलिडिटी होगी। तो लूनेटिक पर्सन और माइनर के साथ आप ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट केस लॉ विच इज़ खानगुल वर्सेस लखा सिंह। इसके फैक्ट्स ये हैं कि जो डिफेंडेंट था वो एक माइनर था और उसने फ्रॉडुलेंटली अपनी एज छुपाई और कॉन्ट्रैक्ट करा एक प्लॉट को बेचने के लिए प्लेंटिफ को। ही रिसीव द कंसिडरेशन ऑफ ₹17,500 एंड देन रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ बार्गिंग। देखिए, हालांकि आप इसे लूप होल भी बोल सकते हैं, हमारे देश में हम माइनर को कंपेल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, इवन इफ माइनर फ्रॉडुलेंटली अपना एज छुपाए या फिर वो फ्रॉड करे तब भी। इट इज़ योर ऑब्लिगेशन टू चेक वेदर द पर्सन यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग विद इज़ अ माइनर और नॉट। तो इस केस में ऐसा हुआ कि माइनर ने फ्रॉडुलेंटली अपनी एज छुपाई ताकि वो एक प्लॉट बेच सके जिसके बदले में उसे 17,500 रुपये मिले। पर जब उसको प्लॉट देने की बात आई तो माइनर ने रिफ्यूज़ कर दिया प्लॉट देने से। तो प्लेंटिफ ने कोर्ट में ये फाइल करा केस कि उसे या तो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल जाए या फिर जो उसने अमाउंट कंसिडर करा है उसको रिफंड हो जाए। अगर कोर्ट ये डिसीजन लेती कि माइनर को वो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवा रहे हैं माइनर से काम करवा के, जो कि नहीं हो सकता। आप माइनर को बाइंड नहीं कर सकते वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो फिर एक वैलिड लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, जो कि कोर्ट नहीं कर सकती। दे कुड बी नो क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफिक एनफोर्समेंट, हम स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं करवा सकते। सो द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वॉइड एब इनिशियो, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको वॉइड एब इनिशियो मान लिया गया, क्योंकि माइनर के साथ आपने जिस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करा तभी से वो वॉइड हो गया था। सो there is no real difference between restoring the property and refunding the money, except that the property can be identified but cash cannot be traced। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि आप प्रॉपर्टी तो रिस्टोर कर सकते हैं पर कैश की रिफंड नहीं करवा सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ है उसका एड्रेस, पर कैश को आप ट्रेस नहीं कर सकते। इसलिए रिफंड का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल पाया था। इसलिए जो ये केस है वो माइनर के फेवर में ही गया, क्योंकि माइनर को कभी कंपेल नहीं करा जा सकता कि वो अपना पार्ट परफॉर्म करे ही करे। सो आई होप मैंने आज आपको जितना भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।